नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कोर्स के पॉलिटी सब्जेक्ट के श्रृंखला में आज हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उस दिन बताया भी था। पहला टॉपिक क्या था? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और इसके बाद का टॉपिक था मौलिक अधिकार। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बाद सीधा मौलिक अधिकार कैसे आ गया है। भारतीय संविधान की जो फर्स्ट पार्ट है संघ एवं राज्य क्षेत्र, सेकेंड पार्ट में आते हैं नागरिकता। तो ये दो टॉपिक कहाँ चले गए? डायरेक्ट पार्ट 3 पे हम लोग कैसे आ गए? तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस दिया गया है, आयोग ने जो सिलेबस दिया है, उसमें पहला टॉपिक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं है, दूसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। जो सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार होते क्या है? पढ़ तो लेंगे हम लोग, मौलिक अधिकार देख भी लिया। मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। पर ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार होते क्या है, ये और हमको क्यों दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार के लिए देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति की भौतिक और नैतिक, भौतिक बोलो तो मटेरियल और नैतिक बोलो तो मोरल, वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक, देखो क्या, भौतिक, मटेरियल और नैतिक, मोरल, वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अच्छा, कैसे पूर्ति करते हैं? जैसे हमारा एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार को हम एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझना? जैसे हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में भौतिक बोले तो भौतिक क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी। भौतिक खुद में तो स्वतंत्र रहेगी। अगर हम लोग स्वतंत्र रहेंगे तो अपने काम को ठीक से कर सकते हैं, किसी की पाबंदी नहीं रहेगी, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम व्यापारी हैं तो व्यापार करने के लिए हमको स्वतंत्रता चाहिए होगी, कहीं भी आ जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट की, मतलब कोई भी किसी प्रकार की पाबंदी ना हो, तो हम अपने काम को ठीक से कर सकते हैं। उसके बाद नैतिकता कहाँ पे है? जैसे हम माना कि अभी हम व्यापारी हैं तो व्यापारी के अंदर नैतिकता होना बहुत आवश्यक है। व्यापारी के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास या नैतिकता होना बहुत आवश्यक है। कैसे? अगर उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं तो वो अपने ग्राहक से अच्छे से बात कर सकता है, ठीक है, और अपनी चीजों को अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकता है, निर्यात कर सकता है, बेच सकता है, अपनी मार्केट को बढ़ा सकता है। तो मौलिक अधिकार समझ में आ गया ना कि भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में इनका अगर प्रावधान देखा जाए, भारतीय संविधान में इनका प्रावधान देखा जाए तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3, किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। भाग 3 में
मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोगों को मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और, इस मौलिक अधिकार को एक नया नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? वो है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भाग 3। भाग 3। वो इस प्रकार भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में किन चीजों को या किसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो मौलिक अधिकार, या भाग 3, या अनुच्छेद 12 से 35। जिस टाइप में आपको ऑप्शन दिए जाए उसी प्रकार आपका आंसर टिक करना होगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा होता क्या है और भाग 3 या मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? भाग 3 या मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? देखते हैं क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे, किंग जॉन, या राजा किंग। कौन? राजा किंग, राजा किंग। अच्छा, यह बात कब की है? यह बात है 12 जून 1215 की। 12 जून 1215 की बात है कि ब्रिटेन में राजा हुआ करते थे, राजा किंग। 12 जून 1215 की बात है कि वहां पे जो मजदूर वर्ग था, वहां पे जो मजदूर वर्ग था वो अपने अधिकारों से वंचित था। ब्रिटेन में मजदूर वर्ग अपने अधिकारों से वंचित था। तो जब वो लोग वंचित थे तो मजदूरों ने एक अपना संगठन बनाया और राजा किंग के पास गए और अपने अधिकारों की बात की, अपने अधिकारों की मांग की। तभी 12 जून, दिन तारीख याद रखना, 12 जून 1215 को राजा किंग ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस पे? घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस पे हस्ताक्षर किए? घोषणा पत्र को। और इसी घोषणा पत्र को संज्ञा दी गई मैग्ना कार्टा की। किसकी संज्ञा दी गई? मैग्ना कार्टा की। किसकी संज्ञा दी गई? मैग्ना कार्टा की। अतः घोषणा पत्र क्या था? घोषणा पत्र में मजदूरों ने अपने अधिकारों की बात की थी। घोषणा पत्र में मजदूरों ने अपने अधिकारों की बात की थी। तो यही घोषणा पत्र क्या था? ये घोषणा पत्र था अधिकार पत्र। क्या था? अधिकार पत्र, क्योंकि इसमें मजदूरों ने अपने अधिकारों की बात की थी। वही अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर भी अधिकारों की बात की जाए, जहां पर भी अधिकारों की बात की जाए वहां पे क्या शब्द यूज करते हैं? मैग्ना कार्टा शब्द यूज कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा बता दिया होता क्या है? मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। अधिकार किसके? मानवों के। किसके? मानवों के। मतलब मानवाधिकार। क्या आ गया? मानवाधिकार आ गए। जरा मानवाधिकार को भी पढ़ लें, समझ लें थोड़ा। देखो, मानवाधिकार, मैग्ना कार्टा शब्द आया मतलब मानवाधिकार आया। जरा मानवाधिकार के इतिहास के बारे में बात कर ले हम लोग। देखो, मानवाधिकार शब्द पहली बार आया कहां से, मतलब इसके बारे में बात कहां हुई? तो मैं बता चुका हूं कि इस शब्द की या इसके बारे में सबसे पहले चर्चा हुई कहां? ब्रिटेन में। कहां हुई? सबसे पहले चर्चा कहां हुई? इस चीज को हमेशा नोट डाउन करके रखना। सबसे पहले चर्चा या बात छिड़ी, सबसे पहले इसकी बात कहां पे छिड़ी थी? सबसे पहले इसकी बात छिड़ी थी ब्रिटेन में।
ठीक। उसके बाद इसकी घोषणा किसने की? पहली बार इसकी घोषणा किसने की कि हम अपने नागरिकों को मानवाधिकार देंगे? किसने की? सबसे पहले घोषणा की किसने की? फ्रांस ने की। किसने की? फ्रांस ने की। कब की? 1785 में। कब की? 1785 में। 1785 से कुछ जान आता है? फ्रांस की क्रांति, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस ने घोषणा की थी कि हम अपने नागरिकों को मानवाधिकार देंगे। ठीक, इन्हें तो सिर्फ घोषणा की थी। मानवाधिकार को संवैधानिक दर्जा किसने दिया और कब दिया? मानवाधिकार को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा। चलो देखते हैं मानवाधिकार को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा किसने दिया। तो मानवाधिकार को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने वाला देश था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संवैधानिक दर्जा मानवाधिकार को देने वाला प्रथम देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका था। कब दिया था? 1791। कब दिया था? 1791। 1791 मतलब कि जब उसका अपना संविधान बना हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन जब हुआ था तब उसने अपने संविधान में इस चीज को मेंशन किया था। किसको? मानवाधिकार को। सब कुछ तो बढ़ गया मानवाधिकार के बारे में, एक चीज तो छोड़ ही दी। वो क्या थी कि मानवाधिकार दिवस कब से स्टार्ट हुआ और कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब से स्टार्ट हुआ और कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस, कौन सा? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लेना। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को स्टार्ट हुआ था और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया भी जाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़े। आगे हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार, वापस आते हैं और देखते हैं कि मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं वो टोटल है कितने? टोटल है कितने? इनकी प्रकृति कितनी कैसी है और ये लिए कहां से गए हैं? चलो वो भी देख ले रहा है। मैं बता ही चुका कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 किसमें? भाग 3 रिपीट कर रहा हूँ, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 14 से 32 ना लगा देना। उसके बाद स्रोत, जब मैंने स्रोत पढ़ाए थे तब भी बताए थे मौलिक अधिकार मतलब मेरे अधिकार है, मेरे अधिकार मतलब पावर है। पावर कहाँ है? अमेरिका के पास। कहाँ है? अमेरिका के पास। तो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, मतलब अमेरिका से। ठीक, अच्छा, इनकी प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो छात्रों, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब ये राज्य के अधिकारों को सीमित कर देते। किसके? राज्य के अधिकारों को। व्यक्ति के अधिकारों को नहीं, राज्य के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं समझना। प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। और क्या है? राज्य के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। देखो, राज्य के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। ठीक, कैसे कर रहे हैं समझते हैं।
अगर आपने पहले कभी मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, मतलब अनुच्छेद 14-15 बात की जाती है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, सब में नहीं नहीं है, मतलब मनाही कर रहा है, मतलब नकारात्मकता लेके आ रहा है कि राज्य को ऐसा नहीं करने देंगे। तो क्या राज्य के अधिकारों को सीमित कर रहा है, यही इसकी प्रकृति है नकारात्मक। मतलब यह राज्य को मना कर देता है कि आप अपने नागरिकों के प्रति ऐसा नहीं कर सकते। नागरिक कर सकता है, लेकिन संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं वो राज्य को लेकर किए गए, नागरिकों को लेकर नहीं किए। नागरिकों को तो वो दे दिए गए कि आपके हैं, लेकिन बाउंडेशन किस पे लगा दिया, बाउंडेशन लगा दिया स्टेट पे, मतलब राज्य पे, कि आप नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बेसिक चीजें देख ली, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि मौलिक अधिकार, क्या जो मौलिक अधिकार है वो सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और जो कुछ विदेशी भी हैं जो भारतीयों में मतलब भारत में रहते हैं या भारत में भ्रमण करने आते हैं, क्या उनको भी वो अधिकार प्राप्त है? नहीं। सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को ही प्राप्त हैं। मैंने भी कहा कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारतीयों को तो सभी प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, बट उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, जरा उनकी चर्चा कर लें, कौन कौन से हैं। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, चलो देख लेते हैं। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार आता है अनुच्छेद। मैं अभी यहाँ पे अनुच्छेद लिख दे रहा हूँ कि इस अनुच्छेद के जो अधिकार है वो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी जब मैं मौलिक अधिकार अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा तो उसको आप लोग देख लेना कि उस आर्टिकल में कौन सा अधिकार आ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, इसका मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार, अनुच्छेद 15 वाले अधिकार, अनुच्छेद 16 के, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 29 के और अनुच्छेद 30 के, मतलब टोटल 5 अनुच्छेद के ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, मैंने क्या लिखा है, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, वो क्या पूछ सकता है कि ऐसे कौन से अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन से 5 अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक। अगली बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल के प्रावधान है, कहा जाता है कि जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो लोगों के मौलिक अधिकार स्वतः निरस्त हो जाते हैं। क्या ऐसा है भारतीय संविधान में, क्या ऐसा कोई प्रावधान है, जरा उसके बारे में सब देख लें। हेडिंग क्या डालेंगे, आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल का प्रभाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 ये प्रावधान करता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का। अच्छा, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है किसके? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो क्या ये मौलिक अधिकार निरस्त हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अंतर्गत सिर्फ एक ऐसा मौलिक अधिकार आता है जो निरस्त होता है और स्वतः हो जाता है। उसमें किसी की राष्ट्रपति या अन्य किसी की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वतः ही, जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उनके इस बात की घोषणा करते ही अनुच्छेद, ध्यान रखना कौन सा? अनुच्छेद 19, कौन सा? अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? स्वतः निरस्त। राष्ट्रपति के घोषणा करते ही, किसकी घोषणा? राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं वे स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन सी दी गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और वो क्या हो जाती हैं? स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये तो बात 358 की हो गई, ठीक। आपातकाल के प्रभाव में 358 की बात हो गई। अब एक आपातकाल 359 में आता है। 359 में क्या होता है? 359 में होता क्या है देखते हैं। ये तो आपातकाल हो गया 358 में। 359 में आते हैं। 359 के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो कुछ मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सबको निरस्त कर सकता है, बाकी सबको निलंबन कर सकता है या निरस्त कर सकता है। वो कुछ मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं जरा देखते हैं। अनुच्छेद 359 कहता है, अनुच्छेद 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, किसको? 20 और 21 को छोड़कर बाकी शेष सभी अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबन, निरस्त। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों का निलंबन कर सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 359 के द्वारा। और कौन? राष्ट्रपति। ठीक, क्वेश्चन बनता है, ये तो बात हो गई। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते? ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते? तो हमारा आंसर क्या आएगा? राइट आंसर अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत आने वाले अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत आने वाले अधिकार कौन कौन से होंगे? अनुच्छेद 20 में आता है दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे दो अधिकार अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत आने वाले अधिकार जिनका अर्थात जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। कौन कौन से अधिकार समाप्त हो सकते हैं? 20-21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे अधिकार समाप्त हो सकते हैं। आर्टिकल 358 के द्वारा
कौन सा ऐसा अधिकार है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतः ही निलंबन हो जाता है? कौन सा है? अनुच्छेद 19 अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़े भाग 3, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए बोले तो संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। इनका प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। इनकी प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक होती है, और ये राज्य के अधिकारों को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा कर ली। ठीक, बात आ गई थी मानवाधिकार पे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को वंश को मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक, हमने देखा कि कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक पे, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद हम लोग देखा कि आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि जब भी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार स्वतः निरस्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 जो होता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उसके बाद की बात करें तो अनुच्छेद 359 में भी ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके पास ये अधिकार होता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक, तो छात्रों, आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार का बेसिक जो चर्चाएं थी वो की। अगले लेक्चर में हम लोग भाग अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।